नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो क्लास है रिफ्रेश टेक्स्ट बुक से संबंधित सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और टॉपिक है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप इस टॉपिक से ही अनुमान लगा लिए होंगे कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हो रही है, यूरोप में। आगे की क्लास को शुरू करने के पहले आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अगले क्लास की तरफ। राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वह है कि 1815 के बाद एक नया रूढ़वाद क्रांतिकारी, एक नया रूढ़वाद, दूसरा है क्रांतिकारी। हम लोग समझे पहले कि नया रूढ़वाद क्या है। रूढ़वाद का अर्थ है परंपरा, पीढ़ी दर पीढ़ी बातों को लेकर के चले आना, बदलाव न करना, बदलाव के बिंदु पर सहमत न हो पाना, परंपराओं को ही संजोए रखना ही रूढ़वाद है। लेकिन हम राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का जो टॉपिक है उसी के आगे की कड़ी में हम देखते हैं कि 1815 के बाद एक नया रूढ़वाद क्या है। अब यहां हम समझते हैं नेपोलियन के पराजय को। पहले सारांश समझ लीजिएगा, फिर हम पूरी व्याख्या करते हैं। नेपोलियन की पराजय हो जाती है 1815 में। नेपोलियन की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। पहला समझिएगा सारांश को। पराजय होने के बाद नेपोलियन की शक्ति को कमजोर करने के लिए, नेपोलियन तो पराजित हो रहा है, लेकिन नेपोलियन जैसा फ्रांस में पुनः कोई ऐसी शासन सत्ता न स्थापित हो जिससे भविष्य में भी यह भुक्तभोगी होना पड़े। तो कहने का मतलब 18 से 15 में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा की सेनाओं ने मिलकर के नेपोलियन को पराजित किया और नेपोलियन को पराजित करने के बाद नेपोलियन द्वारा स्थापित पूर्व व्यवस्थाओं को, जो नेपोलियन ने व्यवस्थाएं स्थापित की थी, उस व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए अपनी रूढ़वादी व्यवस्थाओं को पूरा लाने का प्रयास किया जा रहा है। कारण यहां है कि आप देखेंगे कि 18 से 15 के पहले जब नेपोलियन सत्ता पर आता है तो इसकी भी मांग जो थी वह तानाशाही के खिलाफ ही थी, राजतंत्र के खिलाफ ही लाया था। और नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता बना करके एक शासन का सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्थाओं को अब लेकर आगे बढ़ा। लेकिन नेपोलियन सत्ता पर आसीन होते हुए अपनी शक्ति को इस ढंग से बढ़ाए कि रसिया, जर्मनी आदि के क्षेत्रों में अपनी सीमाओं का विस्तार किया और जिसके फलस्वरूप ये संयुक्त सेनाएं जो भी हमने नाम लिया, इनके द्वारा नेपोलियन को 18 से 15 में पराजित कर दिया गया। और पराजित करने के बाद नेपोलियन ने जिस व्यवस्था को पहले से तोड़ा था, जिस व्यवस्था को रूढ़वादियों को तोड़ा गया था, उस व्यवस्थाओं को पुनः इन रूढ़वादियों के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जिसमें कहा जाए कि बुर्बों के राजवंश को, राजाशाही व्यवस्थाओं को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। बात समझिएगा, बुर्बों के राज व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां हम अब समझने का प्रयास करते हैं पॉइंट टू पॉइंट में। यह बातें समझिएगा कि नेपोलियन कोड की स्थापना, नेपोलियन संहिता की स्थापना के बाद 1815 में आप याद रखिएगा नेपोलियन की पराजय होती है
किसकी पराजय होती है? नेपोलियन की पराजय होती है। और इसके पराजय के बाद आप यहाँ याद रखिएगा, बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, समझ करके चलना है हम लोगों को कि 1815 में नेपोलियन के हार के बाद, नेपोलियन के हार के बाद या पराजय के बाद, क्लियर हो जाइएगा। 1815 में नेपोलियन के हार के बाद या आप क्या कह सकते हैं, पराजय के बाद, यूरोपीय जब यह पराजित हो जाता है, यूरोपीय सरकारें मतलब राष्ट्रों को जिसको पराजित किया था, जिसकी वजह से ये सारी सरकारें, यूरोपीय सरकारें रूढ़वाद की भावनाओं से प्रेरित थी। यूरोपीय सरकारें किसकी भावनाओं से प्रेरित थी? रूढ़वादी भावनाओं से प्रेरित थी। रूढ़वादी भावनाओं से प्रेरित थी। रेफरेंस की किताब में ये शब्द लिखे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा कि नेपोलियन के हार के बाद, जिसकी हारने के बाद जो यूरोपीय सरकारें थी, यह सरकारें जो थी रूढ़वाद की भावनाओं से क्या थी? प्रेरित थी। रूढ़वादी भावनाएं इनके विचारधाराओं में मिलती है और इनकी मान्यता थी। भाई रूढ़वादी हैं, परंपरावादी हैं, तो इनकी मान्यताएं क्या हैं? यहां ध्यान दीजिएगा, इनकी मान्यताएं हैं कि राज और समाज की पारंपरिक संस्थाएं, राज और समाज की जो पारंपरिक संस्थाएं, रूढ़वादी संस्थाएं हैं, उनमें जैसे हम कहते हैं चर्च, परिवार संपत्ति आदि को बनाए रखना। यहां क्या कहा जा रहा है कि जब नेपोलियन की हार हुई, यूरोपीय सरकार के द्वारा जो पराजित किया गया, ये भी किसकी भावनाओं से प्रेरित थे? परंपरावादी भावनाओं से प्रेरित थे। इन भावनाओं से प्रेरित होते हुए इनकी मंशा थी कि राजतंत्र, चर्च और परिवार संपत्ति जैसी प्राचीन संस्थाओं को क्या किया जाए? अब बनाए रखा जाए। ऐसी प्राचीन संस्थाओं को क्या किया जाए? बनाए रखा जाए। और अब यहां कह रहा कि ये प्राचीन संस्थाओं को बनाए रखने में विश्वास कर रहे हैं कब? 1815 के बाद ये नए रूढ़वादी जो नई सरकारें आ रही, जिसके द्वारा नेपोलियन को पराजित किया जा रहा था, किया गया। किंतु एक क्रांति के पहले, कहने का मतलब ये रूढ़वादी, इस बात को जरूर समझिएगा कि 1815 के बाद यूरोप में जब नेपोलियन पराजित हो रहा है, तो नेपोलियन को पराजित करने वाले रूढ़वादी ही थे। लेकिन यह भी रूढ़वादी 1789 की क्रांति के पहले वाली रूढ़वादी व्यवस्था को लाने का जिक्र नहीं करते। 1789 में जो क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसके पूर्व वाली रूढ़वादी व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं, वहां तक नहीं जाना चाहिए। रूढ़वाद को लाना चाहते हैं, रूढ़वादी विचारधाराओं से प्रभावित थे, लेकिन 1789 के पहले की रूढ़वादी को बिल्कुल क्रांति के पहले दौर में लौटना नहीं चाहते थे। मतलब 1789 के पहले रूढ़वादी व्यवस्थाओं में जाना नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा प्रारंभ किए गए, नेपोलियन द्वारा जो प्रारंभ किए गए प्रारंभिक परिवर्तनों को अगर हम देखें, तो नेपोलियन ने जो अपने शासन, नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता में जो राजतंत्र की स्थापना, जो व्यवस्थाएं स्थापित की थी, उसमें आधुनिकीकरण, अगर कहा जाए नेपोलियन ने जो व्यवस्थाएं को स्थापित किया था, उसने कहा रहा है कि नेपोलियन ने जो आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसे
आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसे संस्थाओं के माध्यम से पारंपरिक संस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सकता था। आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसे पारंपरिक संस्थाओं से, पारंपरिक संस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सकता है, दृढ़ किया जा सकता है। आधुनिकीकरण के माध्यम से राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सकता है। आधुनिकीकरण, ये राजतंत्र क्या है? राजतंत्र क्या है? पारंपरिक संस्थाएं हैं। इस पारंपरिक संस्थाओं को आधुनिकीकरण के माध्यम से, ऐसी पारंपरिक संस्थाओं को आधुनिकीकरण के माध्यम से सुदृढ़ किया जा सकता था। ये रूढ़वादियों की बात थी। लेकिन यह 1789 के पहले की क्रांति की तरफ आगे जाने के इच्छुक नहीं थे। 1789 के पहले नहीं जाना चाहते थे। हमने कहा 1815 के बाद एक नया रूढ़वादी, ये भी रूढ़वादी हैं। 1789 के पहले भी रूढ़वादी थी। 1789 के बाद 1815 के बाद जब नेपोलियन स्थापित होता है तो एक नए रूढ़वाद का यही रूप है कि एक आधुनिकीकरण की जो व्यवस्थाएं लाना चाहते हैं। कहते हैं कि राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं के माध्यम से भी आधुनिकीकरण को सुदृढ़ किया जा सकता है, सुदृढ़ता लाई जा सकती है। अब यहां बात आती है इसके हम विषय में जाने का 1815 में ब्रिटेन रूस प्रसा ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया ने मिलकर, ये चारों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा ने और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया। और पराजित करने के बाद इनके बीच किसके बीच? इनके बीच, इन दोनों के बीच एक संधि होती है जिसे वियना की संधि कहते हैं। और यह वियना की संधि भी बच्चों होती है कब? 1815 में। आप कह सकते हैं कि 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया से नेपोलियन के पराजय के बाद इन दोनों राष्ट्रों के बीच में, इनके बीच में एक संधि होती है जिसे वियना की संधि के नाम से जाना जाता है। किस संधि के नाम से? वियना की संधि के नाम से जाना जाता है। अब वियना की संधि क्या है? आइए इस पर हम लोग देखें। वियना की संधि के नाम से जाना जाता है। अब वियना की संधि क्या है? यही टॉपिक हम लोगों का चल रहा है। वियना की संधि क्या है, इस पर हम लोग वियना की संधि का उद्देश्य क्या था, पहले इसको क्लियर करें। वियना की संधि जो हुई, इसका भी उद्देश्य क्या था, क्योंकि नेपोलियन यहां पराजित हुआ है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि उन कई सारे बदलावों को खत्म करना, उन कई सारे बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियन के दौरान हुए थे। इसका वियना संधि का सबसे पहला उद्देश्य क्या था? उन तमाम बदलावों को पुनः समाप्त कर दिया जाए, उन परिवर्तनों को समाप्त कर दिया जाए जो नेपोलियन द्वारा बनाए गए थे। अर्थात नेपोलियन द्वारा
नेपोलियन द्वारा लाए हुए उन व्यवस्थाओं को समाप्त कर देना है। नेपोलियन के द्वारा जो व्यवस्थाएं लाई गई थी, वियना का मुख्य उद्देश्य था उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त किया जाए। नेपोलियन द्वारा लाए हुए जो भी व्यवस्थाएं थी, जो नेपोलियन ने बदलाव किया था, उस बदलाव को पुनः लाया जाए, या नेपोलियन ने जो बदला था उस व्यवस्थाओं को जो बदला है उसे समाप्त करके पुरानी व्यवस्थाओं को लाया जाए। और इसमें उन्होंने क्या किया, उन नई व्यवस्थाओं को, उसके द्वारा व्यवस्थाएं जो दी गई थी उसको समाप्त करना था। अब इन्हीं के द्वारा बदलाव को खत्म करा जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे। जो नेपोलियन ने अपने विश्व साम्राज्य में अपने विस्तारवादी नीति के तहत जो भी बदलाव किया था, उन सारी व्यवस्थाओं को समाप्त करना। तो वियना का सम्मेलन क्यों हुआ था, आप क्लियर हो गए। वियना का उद्देश्य क्या था, नेपोलियन अपने युद्ध के दौरान जो भी बदलाव किए थे, जो भी व्यवस्थाएं लगाई गई थी, उन व्यवस्थाओं को क्या किया जाए, समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान देखिए, ये तो क्लियर हो गया, वियना संधि का उद्देश्य क्या कहेंगे, नेपोलियन के द्वारा जो भी सीमा विस्तार के तहत किए गए कार्य थे, नेपोलियन द्वारा अपनाए गए थे, उन सारी व्यवस्थाओं को समाप्त करना। दूसरा, आप आगे बढ़ते हैं, वियना का और क्या था कि फ्रांस की क्रांति आपको पता है कब, 1789 में फ्रांस की क्रांति में बुर्बो वंशों को जो हटा दिया गया, शासन सत्ता से क्या किया था, हटा दिया गया था। बुर्बो वंशों के कौन थे, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां को जो शासन सत्ता से पच्युत किया गया था, हटाया गया था, ऐसे बुर्बो वंशों को पुनः स्थापित करना। तो दूसरा यहाँ वियना का उद्देश्य अगर हम देखें तो दूसरा वियना का उद्देश्य आप क्या कहेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंशों को पुनः सत्ता में वापस लाना, या बुर्बो वंशों को बहाल करना। बुर्बो वंशों को बहाल करना। बुर्बो वंश आप जानते होंगे, इसी वंश से कौन था, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, इसी वंश से संबंधित से। फ्रांस अपनी सीमा विस्तार, नेपोलियन के शासन काल में फ्रांस ने जो अपनी नई सीमा का विस्तार किया हुआ था, इस वियना की संधि में उस सीमा के विस्तार में के तहत जो नेपोलियन के समय में फ्रांस की सीमा का विस्तार हुआ था, इस वियना की संधि ने उसकी सीमाओं के जो विस्तार किए गए थे उसे क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया। अर्थात फ्रांस उन इलाकों को छोड़ दिया जिस पर नेपोलियन के द्वारा सीमा विस्तार किया गया था। वियना की संधि में यह भी था कि नेपोलियन ने जो सीमा का विस्तार किया था, ऐसे क्षेत्रों को उसे छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया जो नेपोलियन के अधीन थे। फ्रांस की सीमाओं पर यहां आप देखेंगे, फ्रांस की सीमा यहां आप देखिए, यह आपकी सीमा किसकी है, फ्रांस की सीमा जो यह दिखाई दे रही है, यह कहां की, फ्रांस की सीमा। यह फ्रांस की सीमा नेपोलियन के समय में अगर देखा जाए तो यहां से बढ़कर यह था। तो ये सारी सीमाओं को जो पहले बढ़ा हुआ था, इन सीमाओं पर जो भी विस्तार था फ्रांस का, इसका सीमाओं का विस्तार था, उसे रोक करके इसकी सीमाओं के पास नए नए देश स्थापित कर दिए गए, राज्य स्थापित कर दिए गए। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए थे। पहले यह इसी के भाग था, लेकिन वियना के संधि के तहत इसे
तोड़ करके यहां पर क्या स्थापित कर गया, नीदरलैंड। क्या स्थापित हो गया, नीदरलैंड। देख रहे हैं आप, यहां नीदरलैंड को स्थापित कर दिया गया। और यहां बावेरिया, इसकी सीमाओं को रोक करके यहां पर इसकी सीमाओं को रोका गया, जो उससे भविष्य में फ्रांस अपनी सीमा का विस्तार न कर सके। यह इस संधि के तहत रखा गया था कि कहीं ऐसा फिर न हो नेपोलियन जैसा कोई शासक अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए इस ढंग से कार्य करे। अगला देखें, उत्तर में नीदरलैंड, यही है उत्तर में नीदरलैंड, जिसमें बेल्जियम शामिल था, पर यहां पर इसकी सीमाओं को रोका गया। प्रसा को उसके पश्चिम सीमा पर, प्रसा को इसके पश्चिमी सीमा पर रोक दिया गया था और अनेक नवीन इलाकों की भी स्थापना की गई। नेपोलियन, लेकिन यहां सब कुछ सीमाओं का विस्तार तो जरूर, उसकी जो नेपोलियन ने जो अपनी सीमा का विस्तार किया था, उन सीमाओं पर छोटे छोटे राज्यों को स्थापित कर दिया गया, जिससे इसका भविष्य में ऐसा पुनः न कर सके। लेकिन नेपोलियन के द्वारा एक चीजें इनके द्वारा भी स्वीकार की गई। यहां था नेपोलियन ने, ध्यान दीजिएगा इस पर, नेपोलियन के द्वारा जो 39 राज्यों का जो जर्मन कितने राज्यों का, 39 राज्यों का जर्मन महासंघ स्थापित किया गया था। 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया गया था, उसे कायम रखा गया। उसे क्या किया गया, कायम रखा गया। 39 राज्यों का जर्मन महासंघ जो नेपोलियन के द्वारा स्थापित किया गया था, उसे कायम रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्र की बहाली। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, राजतंत्र की बहाली करना। राजतंत्र की क्या करना, बहाली करना, राजतंत्र को पुनः लाना, जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। जिसे नेपोलियन ने क्या किया था, जिसे नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। और यूरोप में एक नई रूढ़वादी स्थापित करने का लक्ष्य भी था। और यूरोप में कहा जाए तो इस तरह से एक नई रूढ़वादी व्यवस्था को स्थापित करने का लक्ष्य भी था। रूढ़वाद के खिलाफ अगर आप कहें तो तानाशाह के खिलाफ ही हमने कहा था कि यूरोप की क्रांति में 2 वर्ग आते हैं, याद रखिएगा इस बात को। एक ऐसा वर्ग था जो साधन संपन्न था, संपत्तिशाली था। दूसरा था जो संपत्तिहीन था, गरीब था। लेकिन दोनों के बीच में एक और भी वर्ग था, जो था वह पढ़े लिखों का वर्ग, जिसे हम मध्यम वर्ग, बुर्जुआ वर्ग के नाम से जानते थे। इसी बुर्जुआ वर्ग की नीतियों के तहत संपत्तिहीनों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्रता समानता का नारा देने वाले 1789 की क्रांति को आधार बनाया और नेपोलियन के कंधों पर व्यवस्थाओं पर एक बार फिर सीमा पर, लेकिन यह व्यवस्था अगर देखा जाए तो यह मध्यम वर्ग का ही आंदोलन था, जिसने रूढ़वादी व्यवस्थाओं को तोड़ा। रूढ़वादी मतलब राजा दैवी शक्ति है, राजा की कृपा, राजा के दिए हुए आदेश देवतुल्य हैं, मानने के लिए बाध्य किया था। उस व्यवस्था को तोड़ा, लेकिन आगे चल करके नेपोलियन की सीमा विस्तार की नीतियां जिस ढंग से आकर वियना की संधि में उसको रोका गया, 1815 में जिस ढंग से वियना की संधि के तहत नेपोलियन को पराजित करके पुनः उसी पुरानी नई रूढ़वादी
हालांकि 1789 की पुरानी रूढ़वादी व्यवस्था तो नहीं, लेकिन एक नई रूढ़वादी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया। यह रहा है आपका यहां का प्रश्न। 1815 के बाद एक नई रूढ़वादी व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य था। एक नई रूढ़वादी व्यवस्था को स्थापित करने का लक्ष्य था। तो यह आपको क्लियर हो गया होगा। यहां आपको अगर नहीं क्लियर तो टेक्स्ट बुक में आपका राजीव क्वेश्चन में है ही है, फिर भी यह घटना आपका वहां से है। याद रखिएगा, नेपोलियन संहिता से लेकर के नेपोलियन की पराजय, और नेपोलियन की पराजय होने के बाद एक रूढ़वादी व्यवस्था के द्वारा एक नई रूढ़वादी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास, और फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को जो नेपोलियन के द्वारा बढ़ाया गया था उस सीमाओं को रोकना और नए नए राष्ट्रों को वहां अभ्युदय देना, यह टॉपिक आपका अगला है क्रांतिकारी। एक नई रूढ़वादी के बाद अब आती है बात किसकी? क्रांतिकारी। क्योंकि हमारे टॉपिक का जो शीर्षक है यूरोप में राष्ट्रवाद, यह टॉपिक का मूल उद्देश्य है। यहां तक हम लोगों को पहुंचना ही है। अगला आता है क्रांतिकारी। तो चलें हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को, क्रांतिकारी। 1815 के बाद अब हम फिर चलते हैं वही 1815 के बाद। 1815 में नेपोलियन पराजित हो जाता है, होता ही है। आते हैं टॉपिक क्रांतिकारी पर चलते हैं। 1815 के बाद दमन, रूढ़वादी था, दमन चलेगा नेपोलियन के खिलाफ। दमन और भय का वातावरण रहेगा ही, क्योंकि नेपोलियन का पराजय हो रहा है। दमन और भय के से अनेक उदारवादी, 1815 के दमन और भय के से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों ने, अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों ने, अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया। अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों ने क्या हो गए? भूमिगत हो गए, भूमिगत हो गए। इस बात को समझिएगा। 1815 में नेपोलियन की पराजय के बाद जो भय असंतोष का वातावरण था, उस वातावरण में अनेक उदारवादी राष्ट्रवादी अपने आप को क्या हो गए? भूमिगत हो गए। रूढ़वादी थे ना, रूढ़वादी लोग क्या हो गए? इन रूढ़वादियों के स्थापित में अनेक उदारवादी राष्ट्रवादी अपने आप को क्या कर लिए? भूमिगत हो गए। यूरोपीय राज्यों में अनेक राष्ट्रवादी जब भूमिगत हो गए, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इनके भूमिगत होने से ऐसा नहीं कि क्रांतिकारियों का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो रुक गया है, ये भूमिगत हो गए। आगे की कहानी है कि यूरोपीय राज्यों में अनेक, यूरोपीय राज्यों में अनेक संगठन अस्तित्व में आए। अनेक संगठन अस्तित्व में आए। जब नेपोलियन की पराजय हुई, नेपोलियन के पराजय के बाद उदारवादी राष्ट्रवादियों अपने आप में भूमिगत हो गए और इन रूढ़वादियों का सत्ता पर स्थापित हो जाने के फलस्वरूप यूरोपीय राज्यों में अनेक संगठन अस्तित्व में आ गए। अनेक संगठन क्या है? अस्तित्व में आए। और इनका उद्देश्य क्या था? ये जो संगठन आए, इनका उद्देश्य क्या था? उन राजतंत्री व्यवस्थाओं का विरोध करना। इनका उद्देश्य क्या बना? ध्यान दीजिएगा, जो संगठन नए नए अस्तित्व में आए, इनका उद्देश्य सिर्फ यह था कि उन राजतंत्री
व्यवस्थाओं का विरोध करना था जो वियना कांग्रेस में, कहा, वियना कांग्रेस में लाए गए थे। उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना जो वियना कांग्रेस के कारण अस्तित्व में लाए गए थे। हमने क्या कहा, उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे वो भूमिगत हो गए। भूमिगत होने के बाद भी यूरोप में अनेक संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन प्रादुर्भाव से अनेक संगठन अस्तित्व आए। इन संगठन में का उद्देश्य क्या था, वियना कांग्रेस का विरोध। वियना में समझौते किए गए थे, उस समझौतों का विरोध करना था, जिसके कारण वियना कांग्रेस के कारण अस्तित्व में आए थे। क्रांतिकारी होने के कारण, यहां ध्यान दीजिएगा, इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था, विरोध करना। तो वियना कांग्रेस वियना समझौता कब होता है, 1815 में। ध्यान देना, वियना समझौता कब होता है, 1815 में। उदारवादी राष्ट्रवादी उदार राष्ट्रवादियों द्वारा जो अनेक संगठन स्थापित किए गए यूरोप के अंतर्गत, जिन संगठन, इनका उद्देश्य क्या था, वियना कांग्रेस का क्या करना था, वियना कांग्रेस के कारण जो अस्तित्व में आए थे उनका विरोध करना था। और इन लोगों का, उदार राष्ट्रवादियों का, इनका मुख्य उद्देश्य था, लक्ष्य क्या था, स्वतंत्रता। इनका उद्देश्य ही क्या था, स्वतंत्रता और मुक्त के लिए प्रतिबद्ध होना। स्वतंत्रता और मुक्त के लिए प्रतिबद्ध होना इनका मुख्य उद्देश्य था। आइए बात समझे, यहां हमारा टॉपिक क्या है, क्रांतिकारी। एक बार पुनः समझने का प्रयास करिए कि नेपोलियन के पराजय के बाद उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा भूमिगत हो जाते हैं, लेकिन भूमिगत होते हुए भी यूरोप के अंतर्गत अनेक संगठनों का प्रादुर्भाव होता है। इन संगठनों का जो उद्देश्य होता है, सिर्फ यह उद्देश्य होता है बच्चों कि जो नई रूढ़वादियों के द्वारा वियना कांग्रेस के अंतर्गत नई व्यवस्थाएं लाई गई थी, उनका विरोध करना था, इन संगठनों का। और इन संगठनों का विरोध करने का सिर्फ एक उद्देश्य था, इनका लक्ष्य था उदार राष्ट्रवादी स्वतंत्रता और मुक्तता, या स्वतंत्र और मुक्तता के लिए स्वयं प्रतिबद्ध थे तथा संघर्षशील भी थे। उदारवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता, मुक्तता के लिए यह हमेशा संघर्षशील थे, स्वतंत्रता ही इनकी जान थी। अब इसी दिशा में आपको हम लेकर चलते हैं कि आप देखिए, एक बार रूढ़वादियों के तानाशाही के खिलाफ फ्रांस में 1789 की क्रांति हुई। उस क्रांति के बाद नेपोलियन से फिर प्रादुर्भाव होकर रूढ़वादी सत्ता का, फिर रूढ़वादी सत्ता से फिर उदारवादी और राष्ट्रवादियों के द्वारा फिर इनके द्वारा क्रांतिकारी शुरुआत हो रही है। इस क्रांतिकारियों के माध्यम से हम देखेंगे कि आगे इसी सिलसिले में, इसी स्वतंत्रता जो आम जनमानस के लिए आवश्यक था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो बातें लाई गई थी, इसी की दिशा में एक नाम बहुत ही पॉपुलर होता है, इटली की तरफ हम लोग चलते हैं। इटली में का क्रांतिकारी ज्यूसेप मेस्नी। इटली का क्रांतिकारी कौन, ज्यूसेप मेस्नी। चलते हैं, उदारवादी राष्ट्रवादी संगठनों में का जो प्रादुर्भाव होता है, उसमें इटली का एक नाम जिसे आप लोग याद रखिएगा, इटली का कौन, ज्यूसेप
जूसेफ मेस्नी, जूसेफ मेस्नी, क्या नाम है? जूसेफ मेस्नी। इटली का यह क्रांतिकारी था। जूसेफ मेस्नी एक क्रांतिकारी जो क्रांति के सिद्धांतों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध था। ऐसा क्रांतिकारी जो सिद्धांतों और मूल्यों के लिए क्या था? प्रतिबद्ध था। मेस्नी का जन्म जेनेवा में हुआ था। जानते रहिएगा, इनका जन्म कहां हुआ था? जेनेवा में। जेनेवा में हुआ था। युवावस्था में, युवा के अवस्था में ही युवा अवस्था में मेस्नी युवा अवस्था में कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। वही जो संगठन की हमने बात कही थी, उदारवादी राष्ट्रों के द्वारा संगठन बनाया गया, तो कार्बोनरी का यह क्या हो गया? नामक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। युवा अवस्था में ही यह कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया, युवा अवस्था में। और लिगुरिया नामक, लिगुरिया, ध्यान दीजिएगा, लिगुरिया नामक क्रांतिकारी संगठन, लिगुरिया नामक क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी संगठन की गतिविधियों में लिप्त होने के कारण, गतिविधियों में लिप्त होने के कारण इन्हें 24 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु में बहिष्कृत कर दिया गया। इन्हें 24 वर्ष की आयु में क्या किया गया? बहिष्कृत कर दिया गया। यह मत भूलिए, उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा जो संगठन की स्थापना की गई उनमें एक नाम मैं लिया, इटली के मेस्नी। कौन? मेस्नी, जूसेफ मेस्नी के द्वारा यह क्रांतिकारी जिनेवा कार्बोनरी गुप्त संगठन के साथ साथ 24 वर्ष की अवस्था में इसे क्या कर दिया गया? बहिष्कृत कर दिया गया। जोसेफ मेस्नी ने यंग इंडिया, ध्यान दीजिएगा, जोसेफ मेस्नी ने, जोसेफ मेस्नी ने एक गुप्त संगठन यंग इटली, कौन सा संगठन का नाम था? यंग इटली। गुप्त संगठन का क्या था? जोसेफ मेस्नी का यंग इटली, तथा वर्ण में यंग यूरोप, यंग यूरोप। मेस्नी के द्वारा यह भी एक गुप्त संगठन बनाया गया। कौन कौन सा? यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन बनाए। इन संगठनों में पोलैंड, फ्रांस, मैप में देख लीजिएगा, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इटली, जर्मनी ने समान विचार रखने वाले, कहां? इटली, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी में समान विचार रखने वाले, समान विचार रखने वाले, समान विचार रखने वाले युवाओं को शामिल किया। यह संगठन कहां विशेषकर पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी में समान विचार रखने वाले युवाओं को क्या किया? संगठित किया, शामिल किया। मेस्नी का विश्वास था, मेस्नी इस बात को लेकर के पूर्णतः स्वस्थ था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही, ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति अवस्था है, प्रकृति अवस्था है।
राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति की अवस्था है। राष्ट्र ही मनुष्य की क्या है? प्रकृति की अवस्था है, पूर्ण अवस्था है, प्रकृति है। और मेस्नी का कहा कि इटली छोटे छोटे राज्यों में नहीं रह सकती, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, इटली एक पूरे एक साम्राज्य के रूप में कहा, विस्तृत रूप में इटली के संदर्भ में कहा कि इटली छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में नहीं सकती। राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति अवस्था है। इटली छोटे राज्यों की तरह नहीं रह सकता, उसे एकीकृत गणतंत्र के रूप में, मेस्नी ने कहा छोटे कृत राज्यों के रूप में नहीं रह सकता, इटली को एकीकृत गणतंत्र के रूप में स्थापित करना है, होना है। एकीकृत गणतंत्र बनाना ही मुख्य उद्देश्य है। मेस्नी ने कहा क्या कहा? इटली छोटे छोटे राज्यों के रूप में, छोटे छोटे राज्यों के रूप में नहीं रह सकती, बल्कि इटली को एकीकृत गणतंत्र के रूप में बनाना ही है। इसके लिए और एकीकृत गणतंत्र के रूप में बनाने का जो मेस्नी ने यह मॉडल दिया, इसे देखकर इटली ने जो एकीकृत इटली को बनाने का यह मॉडल दिया, मेस्नी ने इटली को एकीकृत बनाने का जो मॉडल दिया, एकीकृत बनाने का जो मॉडल दिया कि इटली छोटे छोटे रूपों में नहीं रह जाए दिया, इसे देखकर, इसी को देख करके, इसे देखकर या इसी को देख करके, इसी को देख करके फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन बनाए गए। इनके इस मॉडल को देखकर क्या कहे, कहां देख करके फ्रांस, पोलैंड आदि देशों में क्या किए गए? गुप्त संगठन बनाए गए। मेस्नी ने राजतंत्र का घोर विरोध करके, मेस्नी ने किसका को विरोध किया? देखिएगा, मेस्नी ने शुरुआत में 1789 के पहले किसका विरोध हुआ था? तानाशाही किया। मेस्नी ने किसका विरोध किया? राजतंत्र का विरोध करके। किसका विरोध किया? राजतंत्र का विरोध करके प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने का हिमायती था। स्वप्न दिया, गणराज्य बनाने का हिमायती था। रूढ़वाद और प्रजातांत्रिक गणराज्य से रूढ़वादियों को हरा दिया। और इस पर मैटनिकी का एक कथन बड़ा ही रोचक है। मैटनिकी ने मेस्नी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा शत्रु कहा। मैटनिकी ने मेस्नी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा क्या कहा? शत्रु कहा। मेस्नी ने किसको कहा? सामाजिक व्यवस्था का एक सबसे बड़े शत्रु के रूप में देखा। तो यह रहा है आपका क्रांतिकारी। क्रांतिकारियों में आप यह देखिएगा कि मेस्नी के द्वारा जो यंग संगठन बनाया गया, वो भी किसके? राजतंत्र के खिलाफ ही था। राजतंत्र से संवैधानिक लोकतंत्र, गणतंत्र के हिमायती मेस्नी ने यह रखा कि इन संवैधानिक तंत्रों के माध्यम से इसे हम कर सकते हैं। और यह इनका एकीकृत की जो नींव थी, इसे विश्व के, यूरोप के तमाम देशों ने स्वीकार किया। इसे तमाम देशों ने इसको स्वीकार किया। अगला देखिएगा, अगला संगठन हमारा है क्रांतियों का युग। अब शुरू होता है किसका? क्रांतियों का युग 18। अब यहां क्रांतिकारियों में मेस्नी आपने देखा। क्रांतियों के युग में हम देखेंगे 1830 से 1800
1830 से लेकर के कहां तक 1848 के बीच में। यूरोप 1830 से हम चलते हैं कहां 1848 के बीच में। क्रांतियों का यह युग है। यूरोप में रूढ़वादियों ने जैसे जैसे अपने को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया, यहां देखिएगा, रूढ़वादियों ने जैसे ही रूढ़वादियों ने, भाई नेपोलियन की बाद सत्ता पर कौन आया था? रूढ़वादी। नेपोलियन की सत्ता पर पराजय के बाद कौन आया सत्ता पर? रूढ़वादियों ने। और रूढ़वादियों ने जैसे शासन सत्ता पर अपनी शक्ति को क्या किया? मजबूत करने का क्या किया? मजबूत करने का प्रयास किया। यूरोप के कई क्षेत्रों में जैसे मजबूत करने का रूढ़वादियों ने प्रयास किया, वैसे यूरोप के कई क्षेत्रों में उदारवाद, कई क्षेत्रों में क्या? उदारवाद तथा राष्ट्रवाद, उदारवाद तथा राष्ट्रवाद, उदारवाद तथा राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखे जाने लगा। क्रांति से जोड़कर देखे जाना लगा। जैसे इन्होंने शक्ति को मजबूत की, कौन? रूढ़वादियों ने, वैसे यूरोप में उदारवाद तथा राष्ट्रवादियों ने इस मजबूत से उदारवादी और राष्ट्रवादियों के द्वारा इसे क्रांति से जोड़कर देखाए जाने लगा। इसे क्रांति से देखना शुरू कर दिए, और जिसमें इटली, जर्मनी के कुछ राज्यों पर, कहां? इटली और जर्मनी के कुछ राज्यों पर, ध्यान दीजिएगा, इटली और जर्मनी के कुछ राज्यों पर ऑटोमन साम्राज्य के सूबे का, ऑटोमन साम्राज्य का मतलब तुर्की आदि एक समय का था ऑटोमन साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे आयरलैंड, पोलैंड पर अधिकार था। किसके? इटली और जर्मनी के कुछ पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार था। उदारवादी राष्ट्रवादियों ने इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? उदारवादी एवं राष्ट्रवादियों ने। यहां क्रांतियों का अर्थ क्या है? इसमें कौन? हमेशा क्रांतियां किसके बीच हो रही हैं? रूढ़वादी और उदारवादियों के बीच क्रांतियां। अब इस क्रांतियों का नेतृत्व किसने किया? उदारवादी एवं राष्ट्रवादियों ने इन क्रांतियों का नेतृत्व किया, जो समाज के शिक्षित, पढ़े लिखे, क्लर्क, वकील, सिपाही आदि विशिष्ट लोग थे, जिसमें से हमने कहा था कि अध्यापक, प्रोफेसर, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार में लगे ऐसे लोगों थे। जुलाई 1930 में, ध्यान दीजिएगा, जुलाई 1930 के अंतर्गत, जुलाई 1930 में प्रथम बार फ्रांस में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। प्रथम बार फ्रांस में विद्रोह हुआ। जुलाई कब? जुलाई 1830 में, जुलाई 1830 में प्रथम बार फ्रांस में विद्रोह हुआ। पहली बार फ्रांस में विद्रोह कब हो रहा है? फ्रांस में विद्रोह 1830 में उदारवादी क्रांतिकारियों के द्वारा 1830 में प्रथम फ्रांस में विद्रोह हुआ। 1815 के बाद रूढ़वादी प्रक्रिया के दौरान बहाल किए गए, रूढ़वादी 1815 के बाद रूढ़वादियों के
द्वारा बहाल किए गए बुर्बो वंश, कौन सा वंश? बुर्बो वंश के राजा अब उदारवादी क्रांतिकारियों को प्रभावहीन कर दिया गया। उदारवादी क्रांतिकारियों को क्या किया गया? प्रभावहीन कर दिया गया। कब? पुनः हम पुनरावृत्त की तरफ बढ़े। 1815 में जब शासन सत्ता पर उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत हुए, तो इन उदारवादी राष्ट्रवादियों बुर्बो के द्वारा इन उदारवादी राष्ट्रवादियों को प्रभावहीन कर दिए गए। किनको? इनको प्रभावहीन कर दिया गया था। किसको? उदारवादी राष्ट्रवादियों को क्या किया था? प्रभाव। उनके स्थान पर एक संवैधानिक राजतंत्र, उनके स्थान पर क्या लाया गया? एक संवैधानिक राजतंत्र, एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। लुई फिलिप इसका अध्यक्ष बना। लुई फिलिप इसका अध्यक्ष बना। लुई फिलिप इसका क्या बना? लुई फिलिप इसका अध्यक्ष बना था। मैटरनिख ने एक बार टिप्पणी की थी। मैटरनिख ने एक बार टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है, जब फ्रांस छींकता है तो संपूर्ण यूरोप में जब फ्रांस छींकता है तो संपूर्ण यूरोप में सर्दी जुकाम होता है। सर्दी जुकाम होता है, हो जाता है। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यूनान के संदर्भ में कहा जाए, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसी घटना है। यूनान क्या? स्वतंत्रता अपने आप में एक ऐसी घटना है जिसे समस्त यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग, समस्त यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग, माने विशेष वर्ग, शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। राष्ट्रीय शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का क्या किया? राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 15वीं शताब्दी तक यह किसका हिस्सा था? 15वीं शताब्दी तक यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 1821 में यूनानियों के आजाद होने के बाद 1821 में यूनानियों की आजादी की संघर्ष प्रारंभ हुआ। इनका संघर्ष, यूनानियों का आजादी का संघर्ष कब प्रारंभ हो रहा है? यूनानियों का आजादी का संघर्ष जो शुरुआत होता है वह कब से? 1821 में। और इस संघर्ष में केवल युद्ध से ही नहीं बल्कि कवि, कलाकार, परंपराएं, सांस्कृतिक मूल्यों, कवियों, कलाकार, यूनानी, यूरोपी आदि से शुरुआत होता है। इसीलिए यूनान को यूरोपी सभ्यता का पालना कहा गया है। यूनान को यूरोपी सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। और इन सब अपने देखिए क्रांति संघर्ष केवल युद्ध से नहीं, युद्ध को लाने के लिए, संघर्ष को लाने के लिए, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए विचारों का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। प्रथाओं, परंपराओं, अपने कल्चर का प्रभाव बहुत माने रखता है। और यहां पर हमने देखे
कि 1821 जब यूनानी वासियों में स्वतंत्रता की लहर शुरू होती है तो इनमें कवि, कलाकार, परंपराओं का भी एक महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ अपनी परंपराओं को अपने आप में अपने सामर्थ्यता का बोध कराते हुए देखिए क्या कह रहा है, यूनान यूरोपियों का क्या है, पालना है। और 1832 की कस्तूनिया की संधि के ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र में बदल दिया। 1832 में कस्तूनिया की संधि से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बदल दिया। यूनान को क्या किया, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बदल दिया। अब क्रांतियों के युग में शुरुआत हो गई। हम देखें यूनान मेस्नी के द्वारा इटली में क्या क्या लाया गया। मेस्नी ने इटली में क्या लाया, उनके द्वारा पूर्वों की व्यवस्थाएं, रूढ़वादियों के खिलाफ उदारवाद, राष्ट्रवादियों की धारणा को क्रांतिकारी गुप्त सरणों के माध्यम से लाया गया और तमाम यूरोप के देशों में इसको पहुंचाने का प्रयास किया गया। यूनान के अंतर्गत यूनान की परंपराओं, विरासतों को पहचान लोगों में ला करके यूनानियों की एक गरिमा को लोगों के बीच में जनमानस में ला करके उनको भी कस्तूनिया के युद्ध में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में तब्दील बनाया गया। यहाँ पर हमने देखा। अगला टॉपिक हमारा यहाँ क्या है, यहाँ है रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावनाएं, भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। रूमानी कल्पना, तो यहां कहने का मतलब यही है, रूमानी कल्पना चाहे युद्ध की बात आप कहें या क्षेत्र युद्ध के माध्यम से, अगर हम यह सोचें कि क्षेत्र का विस्तार केवल युद्ध के माध्यम से होता है तो कतई नहीं किया जा सकता। युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से ही राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ है। अगर हम इस बात को कहें कि युद्ध और क्षेत्रीय विकास से, क्षेत्रीय विस्तार से राष्ट्रवाद का विकास हुआ है तो यह माना नहीं जा सकता कि युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से राष्ट्रवाद का विकास हुआ है, तो ऐसा माना नहीं जा सकता, ऐसा नहीं। इसके विकास में अगर हम कहेंगे, राष्ट्रवाद के विकास में अगर हम कहें कि राष्ट्रवाद का विकास हुआ कैसे है, तो निश्चित तौर से राष्ट्रवाद के विकास में केवल एक पहलू नहीं होगा। कौन कौन सा वह पहलू नहीं होगा? केवल यह नहीं, युद्ध नहीं है, केवल युद्ध के माध्यम से ही राष्ट्रवाद नहीं, या क्षेत्रीय विस्तार राष्ट्रवाद का नहीं हो सकता, केवल क्षेत्रीय विस्तार से राष्ट्रवाद का किया जाए, यह भी नहीं क्षेत्र विस्तार। तो युद्ध और क्षेत्र विस्तार से राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ है, बल्कि अगर सही से देखा जाए तो राष्ट्रवाद के विकास में सांस्कृतिक पहचान की, सांस्कृतिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रवाद के विकास में सांस्कृतिकता की या सांस्कृतिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। अब सांस्कृतिक मूल्यों की भूमिकाओं में अगर हम चलें, राष्ट्रवाद के विकास में युद्ध और क्षेत्र विस्तार से ज्यादा अगर हम कहें तो इसके सांस्कृतिक मूल्यों में राष्ट्रवाद के ज्यादा लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें अगर कहें गीत, संगीत, यही सार है। गीत भाई ये हमारी मूल्य हैं, गीत सांस्कृतिक मूल्य हैं, गीत, संगीत, काव्य, कहानियां, किस्से, कला राष्ट्रीय भावनाओं का आकार देने में सक्षम होते हैं। गीत, संगीत, लोकगीत, यह
राष्ट्रीय भावनाओं को उजागर करने में, राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिए हैं, या भावनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। कौन? चाहे लोकगीत हो, संगीत हो, साहित्य हो, किस्से हैं। राष्ट्र की अगर देखा जाए तो सच्ची भावनाएं राष्ट्र के लोगों के लोक गीतों में दिखाई देती है। भावनाएं लोकगीतों में, जन काव्यों में, लोकगीतों में, जन काव्यों में प्रकट होती है। लोक नृत्यों में, लोक नृत्यों में प्रकट हुई। भाषा ने भी राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रवादी भावनाओं को विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां राष्ट्रवाद के विकास में गीत, संगीत, काव्य, कला, लोकगीत, लोकनृत्य दिया है, वहीं भाषा को भी हम इग्नोर नहीं करते। भाषा ने भी राष्ट्र की भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की है। भाषा का राष्ट्रवाद की भूमिकाओं में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिखाया है। जैसे पोलिश भाषा, यूनानियों की भाषा थी पोलिश भाषा को हटाकर रूसी भाषा लाया गया। रूस के द्वारा यूनान में पोलिश भाषा को हटाकर वहां क्या ला दिया गया? रूसी भाषा को लाया गया। यूनान में पोलिश भाषा को हटाकर रूस के द्वारा कौन सी भाषा लाई? रूसी भाषा को लाया गया। अनेक सदस्यों ने इसका विरोध किया। रूसी भाषा के आने पर पोलिश के लोगों ने इसका क्या किया? विरोध किया, जिसके कारण भाषा को हथियार बनाकर, यहां जब इसका विरोध हुआ तो इन्होंने किसको आधार बनाया? भाषा को हथियार बना करके चर्च, अनेक धार्मिक ग्रंथों में कहिए, धार्मिक स्थानों पर चर्च के आयोजनों, चर्च के आयोजन में धार्मिक स्थलों, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में पोलिश भाषा का इस्तेमाल करने लगे। और यह पोलिश भाषा, जब रूसी भाषा का पोलिश भाषा पर प्रभाव हो गया, रूसी भाषा के द्वारा जबरदस्ती ला गया, तो ये लोग भाषाओं को अपने राष्ट्रवाद का आधार बनाकर अन्य जगहों पर इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करने लगे। और इनके इस प्रयोग से यह मानने वाले भाषा के लोगों को रूसी के द्वारा शासन से जबरदस्त जो लाया गया था, इनको जेलों में डाल दिया गया। किस में डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। और जिससे हम कह सकते हैं कि इनके तहत अगर हम यह देखें तो पूरी तरह से राष्ट्रवाद की भावनाएं एक दिन के लिए नहीं, बल्कि धीरे धीरे समयागत के अनुसार यह एक व्यवस्थाओं को अपनी सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी धरोहरों, अपने आप पहचान को अक्षुण्ण करने के लिए राष्ट्रवाद एक मुखर स्वर के रूप में उभरता है। तो यह रही बात हमारी कहां से, कि राष्ट्रवाद में भाषा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। भूख कठिनाई, जन विद्रोह, और हम देखेंगे कि इन 1833 के 30 के बाद 1848 तक आते आते यूरोप के अंतर्गत एक ऐसी गरीबी, एक ऐसी निरीहता आती है कि जो लोगों के अंतर्गत अशिक्षा, बेरोजगारी, असहजता दिखाई देता है। और कंडीशन आप जान रहे हैं, जहां समाज धनवान और धनी और धनीहीनों के बीच में वर्ग विभाजित हो, ऐसे समाज में एक वर्ग इतना गरीब होता चला जा रहा है, जिसमें उससे निदान पाने के लिए, आपस में उसे लाने के लिए एक मध्यम वर्ग की आवश्यकता हुई। और इस मध्यम वर्ग ने इस समस्याओं को निदान करने के लिए स्वतंत्रता, समानता को लाते हुए
भ्रातृत्व की भावनाओं को जागरण करते हुए नई दिशा में लाए। 1848 का अगर पीरियड देखें तो यूनान के अंतर्गत एक भुखमरी, एक अशिक्षा, जिसके खिलाफ लोगों में जन आंदोलन की भावनाएं जगी और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत होती है। तो आज का यह युग कहां से, 1815 के बाद एक नया रूढ़वाद इसलिए कहा जा रहा था कि 1815, 1805 कहा जाए 1789 में अगर आपने देखा तो 1789 में जो क्रांति आई थी वो तानाशाह के खिलाफ, 1815 में भी नेपोलियन के विरुद्ध पुनः वही व्यवस्था स्थापित, बुर्बो वाली स्थापित किया गया। फिर क्रांतिकारियों का एक गुट बना जिसमें मेसिन का नाम आपने यहाँ सुना। क्रांतिकियों का युग 1830 से 1848 क्रांतियों के युगों में आपने जो देखा सिर्फ वह है क्रांतियों उदारवादी और राष्ट्रवादियों का, रूढ़वादियों को सत्ता से स्थापित कर जनतांत्रिक सामाजिक व्यवस्थाओं को स्थापित, संवैधानिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना करना उद्देश्य था। स्थानीय कल्पना, राष्ट्रीय भावनाओं, रोमानी कल्पना, संस्कृत, राष्ट्रीय भावनाओं के अंतर्गत लोक संगीत, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह भी राष्ट्र की भावनाओं को अग्रसित करते हैं। तो आज का टॉपिक बच्चों सिर्फ यहीं तक। अगली और ये सारी चीजें आपको राजीव क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत, टेक्स्ट बुक के अंतर्गत, रेफरेंस के अंतर्गत, वो किताब के अंतर्गत मिलेगा। तो अगला टॉपिक हम लोग पुनः शुरू करते हैं। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।